प्रणाम सर। तो प्रणाम सर। प्रणाम सर। क्या पढ़े थे हम लोग? प्रणाम सर। खुश रहो खुश रहो। परिणात्मक पढ़ लिए थे, गुणात्मक पढ़ना है। क्या हाल है राजू? जी ठीक है। फिल्म दुनिया में सिनेमा उनेमा देखते हो कि नहीं? सर थोड़ा बहुत देख लेते हैं। फिल्मिस्तान में राजू नाम किस हीरो का जज रहा है? राजू गोविंदा का सर। सोच के गोविंदा बोलो। का। है राजू क्या बाबू? सर गोविंदा का तो देखे एक दो मूवी में था। गोविंदा का नाम राजू था हाँ राजा सर। बाबू था सर। तो राजा बाबू था। राजू बहुत बड़ा स्टार था जो उसका हर जगह राजू नाम आता था। सर राज कपूर। करेक्ट। देखिए तुम खाली गोविंदा के फेर में रहते हो। गोविंदा के सिनेमा पर एगो नया सिनेमा कौन आया है? कुली नंबर 1। कुली नंबर 1। डेविड धवन का है सर। सब चीज वही गोविंदे वाला काम किया। तो राजू नाम जो है ना, वो राज कपूर जो थे बहुत बड़े कलाकार थे। जी फिल्म का। पृथ्वीराज कपूर के पुत्र थे। पृथ्वीराज भी बड़े कलाकार थे। आजम भी सब सिनेमा में काम किए। तो हम लोग बहुत बड़का चैप्टर उठा लिए थे। तीसरा क्लास होने जा रहा है और जी उसे फंसे हुए हैं, लेकिन बहुत क्लियर हुआ बहुत तरह का बात। जी सर। और रेपो रेपो करता है, पूछ देता है इंटरव्यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेपो? तो उसको प्रणाम आइडिया। सर। खुश रहो रिचा। डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद क्या तुम्हारा पहला प्रायोरिटी होगा? प्रथम काम क्या करोगी तुम? हाँ मैंने once you are selected, what will be your first work? पता नहीं। हाँ सोच के बताओ। ये सोचेंगे कि कैसे हम जहाँ पोस्टिंग है वहाँ प्रशासनिक कार्यों को सही तरीके से कर सके। प्रणाम सर। कुछ रहो कुछ रहो। तो हम आपको बता रहे थे रेपो रेट का रहे थे। रेपो रेट का फुल नाम क्या होगा? रीपर्चेज
रीपर्चेज रीपर्चेज ऑब्लिगेशन रेट। ऑब्लिगेशन रेट। ऑब्लिगेशन, रीपर्चेज ऑब्लिगेशन रेट, रीपर्चेज ऑब्लिगेशन रेट। रीपर्चेज ऑब्लिगेशन रेट मतलब क्या हुआ कि आरबीआई जो है उसको देश की चिंता है कि देश में मुद्रास्फीति बढ़ रही है या घट रही, उसको चिंता है देश का, तो रेट थोड़ा ज्यादा रखता है और कहता है कि ले लीजिए, जो दे रहे हैं कैश ले लीजिए और लॉकडाउन का मंदी को तोड़िए। कौन गरजमंद है, आरबीआई की वाणिज्य बैंक? आरबीआई सर। यही गरजमंद है क्योंकि वो पूरे देशों का एक है। जी सर। उसकी जिम्मेवारी है कि देश में डिफ्लेशन डिप्रेशन दूर हो, मंदी दूर हो। जी। तो हम इसलिए कल जो पढ़ा रहे थे इसमें सवाल उठा था कि ज्यादा क्यों, बहुत समय खर्च हो चुका था, छोड़ दिए। आज आपको बता रहे हैं कि रेपो रेट ज्यादा रहता है, रिवर्स रेपो रेट क्या रहता है, कम रहता है। क्यों ऐसा होता है कि रेपो रेट में रिजर्व बैंक दे रही है किसको, वाणिज्य बैंक। वाणिज्य बैंक को। तो रिजर्व बैंक गरजमंद है क्योंकि उसको देश चलाना है, पूरे देश में तरलता को मेंटेन करना है, इसलिए लालच देती है, भागिए नहीं लीजिए ज्यादा दे रहा है। गरजमंद कौन है, आरबीआई, क्योंकि आरबीआई का पहला ड्यूटी है टू मेंटेन इन्फ्लेशन, टू मेंटेन इन्फ्लेशन इन द कंट्री, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन द कंट्री, टू कंट्रोल डिफ्लेशन इन द कंट्री, टू कंट्रोल डिप्रेशन इन द कंट्री। ये किसकी ड्यूटी है, आरबीआई। तब वो अपना रुपया जो है कहता है कि ले ला ये बॉन्ड, और हम ये बॉन्ड को फिर आपसे रीपर्चेज कर लेंगे, चिंता मत कीजिए, आपका पैसा फिर आपको लौटा देगा। लेकिन तत्काल अभी आप अपने खजाना से निकाल के आरबीआई के खजाना में बेच दीजिए, फिर देश में जब स्थिरता आ जाएगी तो फिर हम रीपर्चेज कर लेंगे आपसे, आपको कैश वापस आ जाएगा। तो गरजमंद कौन है, एसबीआई है कि आरबीआई है? आरबीआई। जो गरजमंद होगा वो ज्यादा रेट में। जी सर। और रिवर्स रेपो रेट क्या है कि स्टेट बैंक या वाणिज्य बैंक को प्रॉब्लम हो गया है, तो कहेगा भैया ये ले लीजिए बॉन्ड, हमारा सब लुटा गया है, सब दे दिए हैं कर्जा पर, कोई लौटाइए नहीं रहा है। आजकल क्या कि कर्जा ले लिया तो उसका पहला काम होगा कि उस गली से गुजरना नहीं है जहां बैंक है, बैंक के सामने से नहीं गुजरेगा। ये प्रवृत्ति है, लोन लेने के बाद लौटा दें फिर लें, लौटा दें फिर लें, ये जो भी व्यापारी करता है वो धनवान हो जाता है। और यहाँ तक कि एक बार लोन ले लिए और लेकर के फिर चंपत हो गए, दे ही नहीं रहे, इसको कहा जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए। अगर आप कर्जा लेके नहीं लौटाइएगा, कर्जा लेके नहीं लौटाइएगा तो वो बैंक के लिए खराब है, इसका नाम हो जाएगा एनपीए। कैसे खराब है सर?
कर्जा लिए हो नहीं लौटाएगी तो क्या कर रहा है? बैंक का नीलामी हो जाएगा सर। नीरव मोदी भागा हैं? बैंक का नीलामी अभी नीरव जी हाँ, नीरव मोदी वो पैसा लेके भागा। नीरव मोदी तो कस्टमर ना था सर बैंक। नीरव प्रणाम मोदी सर। मैं- आखिर वो लेके चला गया ना पैसा। मैंने लेके चला गया, वो तो चोरी कर लिए हुए हो, भागे हुए हो, आज नहीं तो कल उसको लौटाना है, पकड़ना है, प्रोसेस लगेगा, टाइम लगेगा। वो कम्युनिस्ट कंट्री नहीं ना कि गोली मार देगा, प्रजातांत्रिक देश है, यहाँ हर चीज का होगा। बैंक से कर्ज लिए हैं और आप नहीं लौटा रहे हैं। नीरव मोदी एक एग्जाम्पल है, लेकिन ऐसा हजारों लाखों कस्टमर है जो कि कर्जा लिए हुआ है, नहीं लौटाया। किसान है जो लिया है, नहीं लौटाया। लघु उद्योग वाला है, लिया है, नहीं लौटाया। तो सर इसी से ना एनपीए बढ़ता है, मतलब नहीं लौटाता है तो बैंक का एनपीए बढ़ता है। बढ़ता है जी तो नहीं लौटाना अच्छी बात है। नहीं नहीं सर। सर। नहीं नहीं सर, सर। देश के साथ गद्दारी है। यहाँ पटना शहर में आके लाखों स्टूडेंट रह रहा है, मकान मालिक जो है वो रेंट लेता है, नहीं रेंट दीजिएगा तो रहने देगा, वो 1 महीना छोड़ेगा, तुम्हें हिसाब में आपको निकाल देगा। किसी का ऑब्लिगेशन है, मान लीजिए तो पैसा आपको देना है, तो हम आपको बता रहे हैं कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट का रेट हाई रहता है, क्योंकि आरबीआई गरजमंद है कि सब वाणिज्य बैंक जो है कैश ले ले और लेकर के खर्च करे या नहीं खर्च करे। अगर इन्फ्लेशन है तो कंट्रोल करे, अगर मंदी है तो पैसा सस्ते भाव पर दे दे, लोगों को खर्च करने के लिए दे दे। जो नियम है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, मैक्रो में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, लेकिन कंसेप्ट जो है ये अभी से ही फॉर्म होगा। और क्वेश्चन जो होना चाहिए वो जनरल कंसेप्शन पर होना चाहिए, ऐसे ही क्वेश्चन पर क्वेश्चन से नहीं। कर्जा आप बैंक से लिए हैं, नियमतः आपको लौटाना है। नंबर 1, आप नहीं लौटा सके क्योंकि आपका फैक्ट्री डूब गया, तो ये एक अलग बात हुआ। एक हो गया विलफुल चीटिंग, जैसे आप हमसे पढ़ रहे हैं, हम आपको 1 घंटा पढ़ाए और 1 घंटा जो हम आपको पढ़ाए उसके लिए आपको उसको रीराइट करना है, 1 बार 2 बार याद करना है, प्रैक्टिस करना है, आपस में डिस्कस करना है, ये सब काम आपका जिम्मेवारी है। तो ये अगर आप करते हैं तो आप बेस्ट स्टूडेंट होइए। तो इसलिए रीपर्चेज ऑब्लिगेटरी रेट जो होता है वो हाई रहता है, गरजमंद आरबीआई। एसबीआई जो रिवर्ट करता है उस रेट को थोड़ा सा कम कर देता है, क्योंकि रिवर्ट करने के लिए कब आता है, जब वो उसको किसी तरह की आवश्यकता बढ़ गई। आरबीआई नहीं बुला रहा है, वो अपने जाएगा। आरबीआई बड़ा है और एसबीआई छोटा, उसको थोड़ा सा राहत देता है और रेट कम करता है। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है क्वालिटेटिव क्रेडिट। सर रिवर्स रेपो रेट में तो जैसे कि एसबीआई अगर लेता है तो उसको थोड़ा सा कम ना ब्याज देना पड़ेगा, तो वही राहत देता है सर। हाँ, राहत हो गया। आरबीआई बड़ा भाई है, एसबीआई छोटा भाई है, और ये नियम है, इसमें कोई बहस नहीं है। इट इज ऑर्डर, इट इज ऑर्डर दैट फर्स्ट क्लास टिकट विल बी हायर देन द सेकंड क्लास। आप कहें क्या है, इसी पर चढ़े हुए दिल्ली जा रहे हैं, तो हम क्या इतना ज्यादा देंगे? सोचिए कि एक ट्रेन है यहाँ से दिल्ली जा रही है,
अब उसमें बैठा हुआ है फर्स्ट क्लास वाला, वो अलग रेट दे रहा है, हवाई जहाज का रेट दे रहा है। फर्स्ट एसी में जो टिकट होता है वो हवाई जहाज के बराबर होता है। एगो जो है उधर थर्ड क्लास जो है जिसमें कि ऑन रिजर्व है, उसमें कभी झांक के देखिए या दिखाता है यूट्यूब पर कि आदमी में आदमी घुस के किस तरह से बैठा हुआ है। तो दोनों में सिर्फ सुविधा अलग है तब ना, दोनों का सुविधा कहाँ अलग टिकट है? का दाम। जा तो रहे हैं आप दिल्ली ही ना, जा रहे हैं दिल्ली ही ना, लेकिन कोई इधर ही। आराम से जा रहा है, कोई दिक्कत से जा रहा है। हाँ, आराम से जा रहा है, दिक्कत से जा रहा है, लेकिन इतना रेट डिफरेंट है, ये बात पर हम आपको कह रहे हैं। डिफरेंस, रेट डिफरेंट हो गया ना, जी सर। तो रेट डिफरेंट होता है आराम से जाने का, जल्दी लौटाने का, देर से लौटाने का, बहुत सारा कंडीशन होता है। तो आज का टॉपिक है क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, और इसी का दूसरा नाम है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल को कहा जाता है, और हम लोग पढ़ चुके हैं परिमाणात्मक, ये हो जाए गुणात्मक। इसको क्या कहेंगे? गुणात्मक या चयनात्मक। म्यूट करने का म्यूट करो, वरना का आवाज आ रहा है आपको, म्यूट कर लीजिए। ऋचा म्यूट करो, गौतम म्यूट करो। तो इसमें हम लोग जो देखते हैं, गुणात्मक में साख नियंत्रण, चयनात्मक साख नियंत्रण। गुणात्मक साख नियंत्रण और चयनात्मक साख नियंत्रण। पहला क्या है? नैतिक दबाव। मोरल सुएशन। अंग्रेजी में बोलते हैं मोरल सुएशन। नैतिक दबाव डालना। नैतिक दबाव क्या है? तो ब्रांच मैनेजर जो है उसको चिट्ठी आवेगी आरबीआई से। वाणिज्य बैंक का ब्रांच मैनेजर को चिट्ठी कौन भेजेगा? आरबीआई, और कहेगा कि आप कस्टमर से मिलिए जाकर। कस्टमर से मिलिए। प्रिया म्यूट करो। कस्टमर से मिलिए, कस्टमर से मिलिए और उसके ऊपर दबाव डालिए कि आप सब काम कर रहे हो, बैंक का जो कर्जा है उसका मंथली इंस्टॉलमेंट जाके जमा करो।
उस पर दबाव डालिए कि आप किसान हैं और ऋण लिए हैं बीज खरीदने के लिए, और उसका उपयोग आप मोटरसाइकिल खरीदने में मत कर दीजिए। और दबाव डालने पर, समझाने बुझाने पर कुछ न कुछ असर होता है। अब किसी आदमी पर कोई असर नहीं होगा, उसको गांव में थेथर कहता है। कितनों कहते रहिएगा, वो जो है वही करेगा, कहते कहते थक जाएगा, नहीं कहेगा, तो वो कहता है हेयर कहता है, गांव में समझ जाता है। तो कहता है, बैंक वाला जब ऑफिसर बना है लड़का सब, वो सब कहता है कि बड़ी झंझट, ऊपर से चिट्ठी आ रहा है, कर्जा आपका क्यों नहीं लौट रहा है, कार उड़ में है कि वो रास्ते पर से कार आपका छीन लेगा, उसका बाउंसर सब घूमता रहता है, छीन लेगा, उसको ला के रख देगा बैंक में। लेकिन जो कर्जा लिया है खेती करने के लिए, जो कर्जा लिया है दुकान चलाने के लिए, कर्जा लिया है रोजगार के लिए, और वो पैसा को डाइवर्ट कर दिया, कहा कि नैतिक दबाव डालिए। नैतिक दबाव अगर डालते हैं आप और मान जाता है, लौटाने लगता है, तो बैंक की एनपीए क्या होगा, घटने लगेगा। बैंक पीओ को क्यों इतना सैलरी देता है, उसे जाके मिल के देखिए, बहुत काम रहता है उसको, मेंटल प्रेशर रहता है, हर रोज का रिपोर्ट देना होता है, एंड ऑफ द डे में क्या हुआ। तो नैतिक दबाव डालिए। तो नैतिक दबाव वाणिज्य बैंक पर डालेगा कौन, आरबीआई। नैतिक दबाव नैतिक दबाव आरबीआई के द्वारा वाणिज्य बैंकों पर, वाणिज्य बैंकों पर लगातार दिया जाता है, ताकि वाणिज्य बैंक ऋण बांटे तथा ऋण वापसी के लिए लगातार प्रयत्नशील, लगातार प्रयत्नशील रहे। तो कहा कि आपको आरबीआई को तो कोई है ना, आरबीआई को वाणिज्य बैंक से जा करके डायरेक्ट
तो नहीं जा सकता है, लेकिन उसका दबाव डालने का तरीका है, उससे कांटेक्ट करेगा, मीटिंग करेगा, सेमिनार करेगा और उसको बुलावेगा, समझावेगा, तरीका बताएगा कि कैसे कस्टमर। जैसे पढ़ने के लिए क्या है, मन को शांत करके मेरी बातों का सुनना, और खुद आप चंचल बने रहिएगा भीतर से, तो ये आप समझते हैं कि आपको पता नहीं चलता है, हमको सब पता चलता है कि आपका मन अशांत है। तो नया नया पटना आए हैं तो मन अशांत हो गए, गोल घर है, जितना जगह है सब घूम लीजिए तो शांत हो जाएगा। चंचलता को शांत रखिए, चित्त को शांत रखिए और सुनिए बात को, ये बहुत जरूरी है पढ़ने के लिए। उसी तरीके से आरबीआई क्या करता है, दबाव डालता है। अब दबाव, वाणिज्य बैंक हजारों हजार वाणिज्य बैंक, 15,000 ब्रांच है, एक बैंक है या ब्रांच है। हमारे देश में ब्रांच बैंकिंग सिस्टम, एक हेड ऑफिस है बॉम्बे में, और 15,000 ब्रांच पूरे इंडिया में छाया हुआ है। कैसे कंट्रोल किया जाए? तो उसके मैनेजर्स को वाणिज्य बैंक का जो हेड है उसके साथ कांटेक्ट करता है। आजकल तो जूम क्लास जिससे आपका हो रहा है, उसे एक साथ जूम क्लास होगा, उसमें 1000 डायरेक्टर और मैनेजर जो है उसे जुड़ जाएगा, ऊपर से आरबीआई का ऑफिसर उसको बताएगा कि क्या करना है। तो इस तरह के काम को कहते हैं नैतिक दबाव। आपको कहते हैं कि जो पढ़ाए उसको लिख के भेजिए, बहुत स्टूडेंट लिख के भेजता है, लेकिन एक दो स्टूडेंट है कि वो नहीं लिखता है, उसको बराबर दबाव डालते हैं कि जो पढ़े उसको रीराइट करो। तो नैतिक दबाव में कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन बार बार आपको कहने पर वो समझ में आने लगे। तो आरबीआई नैतिक दबाव किस पर डालता है? कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्य बैंक। अब मान लीजिए कि कितना भी आप कहिए, जो आपको बताए कि बेहतर होना, बात सुन रहे हैं लेकिन आपके दिमाग में घुस नहीं रहा है, तो लाख ऊपर से कह रहा है, लेकिन जो गांव का ब्रांच है, रूरल ब्रांच है, शहर का ब्रांच है, उस पर असर दिखाई नहीं दे रहा। तो आरबीआई क्या करती है, ये नैतिक दबाव कर रही है, उसके साथ साथ उसको भेजती है डायरेक्टिव्स। निर्देशन। डायरेक्टिव्स। अब नैतिक दबाव का कुछ लिखित नहीं है, लेकिन निर्देशन आ जाएगा, चिट्ठी आ जाएगी आपके ब्रांच में, और उसमें आपको डिटेल लिखा हुआ रहेगा। डिटेल लिखा हुआ रहेगा, सर तो नैतिक दबाव को मानना ना मानना वाणिज्य बैंक के हाथ में। नैतिक दबाव अगर आप नहीं मानते हैं या मानते हैं तो उसमें केवल समझाने की बात है, लेकिन निर्देशन जब चला गया कि आपको 1 महीने में ये करके लाना है, तब हो जाए कि आप लाए या नहीं लाए, तो उसके ऊपर में कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर हो जाएगी। आपका ऑफिसर है, आपको 1 ग्रेड नीचे गिरा देगा। सिंपल देखिए, कोई भी व्यक्ति को कितना घंटा पढ़ना चाहिए? तो नियम है कि अगर आप ऑफिसर हो गए तो कितना घंटा आपको ड्यूटी है, तो ऑफिस में आपको 8 घंटा का ड्यूटी रहता है। उसी तरह स्टूडेंट लाइफ में भी 8 घंटा का ड्यूटी है, चाहे कॉलेज में पढ़िए, घर में पढ़िए, 8 घंटा ड्यूटी आपको पढ़ने पर देना है। और इसलिए कहता है कि वो निर्देशन भेजेगा। नैतिक दबाव तो आप कह रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, लेकिन निर्देशन चला जाएगा चिट्ठी
कि आपने इतना क्लास किया और आप कितना रीराइट करके भेजे। तो ये हो गया लिखित। और रीराइट करके भेजने पर कितनी खुशी होती है कि यही बात अगर बिना देखे हुए हॉल में लिख दिया तो कोई हरा नहीं सकता है। तो धीरे धीरे प्रवृत्ति जग जाएगी, और प्रवृत्ति जगेगी तो आपकी सफलता का परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो निर्देशन में है कि लिखित चिट्ठी आएगी, आरबीआई की चिट्ठी चलेगी और हर वाणिज्य बैंक के हेड ऑफिस में पहुंच जाएगी। अब वाणिज्य बैंक वाला वो चिट्ठी को फिर कहाँ भेजेगा? अपने अंडर जितना बैंक है उसको भेजेगा। तो सब जगह चिट्ठी पहुंच गई कि आरबीआई का ही नोटिस आ गया, तो कहा जाता है निर्देशन। आरबीआई सभी वाणिज्य बैंकों को निर्देशन भेजेगी। निर्देश सभी आरबीआई सभी वाणिज्य बैंकों को निर्देशन देगी लिखित निर्देशन देगी ऋण आवंटन का टारगेट भेजेगी। ऋण आवंटन का टारगेट भेजती है। जैसे जैसे मैच्योरिटी आपने आता जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट 1 घंटा हम बैठे रहेंगे, आप बैठ के लिखिएगा मेरे सामने, और जिसका हो जाएगा वो भेजेगा, उसको मार्क्स देंगे। उसमें वही शामिल होगा जो कि रेगुलर कोर्स में रीराइट कर रहा है। रीराइट अगर आप कर रहे हैं तो आपके पास सारा मटेरियल एकत्रित हो रहा है,
अब आपसे पूछ के वो डेट फिक्स करेंगे, क्वेश्चन बता देंगे, यही पूछेंगे, और यहाँ आपको 30-35 मिनट टाइम देंगे उसको लिखने का। आप बैठ के लिखिएगा और लिख के उसके बाद उसी को हमको व्हाट्सएप पर भेजिए, तुरंत उसमें मार्क्स देंगे, आपको गलती बताएंगे। तो ये इससे तो भी बहुत अच्छा है। तो ये टेक्निक है जिस कारण से स्टूडेंट्स सफल करते हैं। स्टूडेंट्स में क्वालिटी बहुत रहता है, उसको बाहर निकालने का जरूरत है। तो आरबीआई जो है निर्देशन भेजेगी, टारगेट आवंटन दे देगी। अब आप देखिएगा बैंक में जाके कहेंगे कि हमको लोन चाहिए, तो टरका देगा, आपको देवे ना करेगा, इतना दौड़ाएगा कि अंत में आप हार के छोड़ दीजिए। ये भी फेलियर का कारण है कि जो अच्छा देने वाला है, जो ऋण लेके लौटाने वाला है, उसको टरका देगा, और दूसरे तरह से आप उसे ऋण लीजिए तो आपको दे देगा, ऐसे आदमी को देगा जो लौटाएगा नहीं। बहुत आदमी को जानते हैं कि ऋण लिया है कृषि के नाम पर, किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो कृषि के लिए है, और किसान क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाला और यहाँ जो है उसको भेज दिया कि बीपीएससी का तैयारी करो, और वहां पेमेंट कर दिया। उसका टारगेट क्या है, कंप्लीट कर गया तो सरकार 50,000 दे देगी। कितना देती है प्रिया? 50,000 देती है सर। 50,000। 50,000। तो ये बात अगर समझ जाए स्टूडेंट तो ये तो गेन ही है। बाद में जो होना हो, लेकिन हमारा जो हॉस्टल का फीस लग रहा है, टीचर का फीस लग रहा है, सब रिकवर हो जाएगा। आखिर कोई आदमी 21 साल तक परीक्षा क्यों देते रहा, सोच लीजिए। जीवट देखिए कि कितना भीतर में उसको ललक था। 21 साल देने वाला आदमी तो रेयरेस्ट एमंग रेयर, 4 साल दिया अंत में छोड़ देता है। तो कहता है कि निर्देशन भेजेगा कि ऋण का आवंटन कीजिए, टारगेट देगा, नहीं कैसे दीजिएगा, ऊपर से आरबीआई का चिट्ठी आएगा, तो इसको कहा जाता है निर्देशन। और तीसरा जो है उसको कहा जाता है राशनिंग, राशनिंग ऑफ क्रेडिट। साख का राशनिंग करना, इसका क्या मतलब हुआ कि आरबीआई जो है देखेगी कि अधिकांश आदमी जो है वो मान लीजिए कार का लोन मांग रहा है, या शिक्षा लोन मांग रहा है, या हाउसिंग लोन मांग रहा है, तो बैंक को निर्देशन देगी कि हर कस्टमर को बैंक जाने का अधिकार है, लेकिन बैंक कहेगी कि आपको 1 महीने में, मान लीजिए फिक्स करेगी कि 1 महीने में आपको 10 हाउसिंग लोन देना है, 1 महीने में आपको 10 कार का लोन देना है। अगर मान लीजिए 11वां आ जाएगा तो आप उस महीने में नहीं दीजिएगा, राशनिंग है, नेक्स्ट मंथ में आपको देंगे। इससे क्या होगा कि बैंक में क्राउडिंग इफेक्ट नहीं होगा। दूसरी बात है कि हर बैंक में जाएगा, एक के बैंक में भीड़ नहीं लगा देगा कि लाख आदमी को एक के बैंक दे दिया, फ्लॉप कर दिया। राशनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है कि साख की जो मात्रा है, रुपया जो है वो सीमित है, लिमिटेड है। इसका उपयोग जो है सोच समझ के और सही आदमी के हाथ में जाना चाहिए, सही आदमी के हाथ में जाना चाहिए। इसलिए
आरबीआई वाणिज्य बैंक को साख वितरण अर्थात ऋण वितरण साख वितरण अर्थात ऋण वितरण में राशनिंग के नियम को पालन करे, जैसे एक माह में 10 कार ऋण, 15 भवन निर्माण ऋण, 10 शिक्षा ऋण, जैसे राशनिंग को लागू करे। ताकि हर वाणिज्य बैंक में हर वाणिज्य बैंक के पास ऋण लेने वाला पहुंच जाए, ऋण लेने वाला व्यक्ति पहुंच जाए तथा एक ही बैंक के पास ऋण लेने वाले का भीड़ नहीं हो सकती, भीड़ नहीं लगेगी। तो इसको कहा जाता है राशनिंग ऑफ क्रेडिट। मनमाना मत करने दीजिए, सबके बैंक के पास जाएगा, सबको आराम से मिलेगा, भीड़ नहीं रहेगी। नहीं, सब स्टेट बैंक के पास ही चढ़ बैठे। क्या पॉइंट हुआ? 3 हुआ ना? जी सर। चौथा पॉइंट है डायरेक्ट डायरेक्ट एक्शन। प्रत्यक्ष कार्यवाही। अब आरबीआई वहां से निर्देशन भेजे हुई है कि सट्टेबाज को ऋण मत दीजिए। सट्टेबाज वह होता है कि बाजार से सारा सरसों तेल खरीद के होल्ड कर दिया और लगन का टाइम है, तेल चाहिए, बाजार में रेट जब बढ़ जाएगा तब होर्डिंग से निकाल के देगा।
उस तरह के क्रिया करने वाले को फंड मत दीजिए। बैंक के फंड को लेकर और बाजार में सट्टेबाजी के लिए, अब कुछ बैंक है जान रहा है कि सर कैसे बैंक को पता चलेगा कि वो सट्टेबाज है? अब हमको कैसे पता चल गया कि तुम्हारा पढ़ाई में मन कम लग रहा है? कैसे हमको पता चल गया है? ये सब क्वेश्चन मत किया करो, सुनो बात को। तो सट्टेबाजी जो है वो करना गलत बात है। पता कैसे चल गया? तो मोबाइल में आप कोई चीज कीजिएगा तो वो छुपता है, कहीं आप कीजिए, कुछ भी कीजिए, वो डिलीट नहीं होता, आप डिलीट कर दीजिएगा। कैसे पकड़ा जाता है? उसको मोबाइल को पहले लोकेट करता है, अब एकदम पकड़ लेगा कि कहां से ओरिजिन हुआ है, कानून भी बना रहा है। तो सट्टेबाजी करने के लिए आदमी जो आपके पास आया है, उसके इंटरव्यू से आपको पता चल जाएगा कि आदमी का क्या व्यवहार है। अब वैसे आदमी से गलती हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है कि नीरव मोदी लेके भाग जाएगा, हर्षद मेहता लेके भाग जाएगा। सब जानता है वहां हर्षद मेहता कांड हुआ था। हर्षद मेहता कांड जब हुआ था, बैंक को पनिशमेंट हो गया, बैंक के लाइसेंस को कैंसिल कर दी। तो सट्टेबाजी का मतलब क्या होता है? सट्टेबाज का मतलब होता है कि आप पैसा लेके उत्पादक कार्य में नहीं लगा रहे हैं। पैसा लेके उत्पादक कार्य में नहीं लगा रहे हैं, पैसा लेके आप सट्टेबाजी कर रहे हैं। सट्टेबाजी का मतलब होता है कि पैसा लेके जमीन खरीद लिए, 1 साल के बाद फिर बेच दिए, तो आपको पहले से ज्यादा पैसा रेट मिलेगा। इस काम के लिए बैंक आपको कर्जा नहीं देगी, बैंक आपको दे रही कि जमीन खरीद के मकान बनाइए। जमीन के लिए भी पैसा नहीं देती, जमीन खरीदने के लिए बैंक पैसा नहीं देती है सर, मकान खरीदने के लिए पैसा दे देगी। मकान खरीदने के लिए पैसा देगी, हाँ, जमीन के लिए पैसा नहीं देती। तो जमीन का कागज दिखलाएगा तो मकान बनाने का पैसा देगी, तो पैसा हाँ, भी आपको एक मुश्त नहीं देगी, जी 2-3 खेप में देगी। जी एक जी बार प्लिंथ के लिए देगी, एक बार डोर विंडो तक ले जाएगी, उसका छत डालने के लिए देगी, फिनिशिंग के लिए देगी। तो इससे क्या होगा कि वो सट्टेबाज नहीं है, सचमुच में मकान बना रहा है अपने लिए। अब मान लीजिए कि आप परीक्षा देने के लिए गए, अब हम लोग परीक्षा होता है तो हम लोग को खड़ा करता है इन्विजिलेशन करने के लिए, कौन असली है कौन नकली है वो देखिए। अब उसमें जो फोटो लगा हुआ वो 3D फोटो है, बाएं से देख रहे हैं तो कुछ चेहरा है, दाएं से देख रहे हैं तो कुछ चेहरा है। तो ऐसा बहुत परीक्षा में धांधली किए हुए थे, किसी की जगह पर कोई बैठ के दे रहा है। अब कितना को फोटो देखेगा, लेकिन ड्यूटी है सबका मुंह निहारी है, देखिए कि सेम है कि नहीं। लोग दस्तखत करके आगे निकल गया, लेकिन उसी में पकड़ा जाता है। और कहता है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही का मतलब है कि आप लोन लिए हैं जमीन दिखा के मकान बनाने की, लेकिन आप बनाए नहीं, पैसे को आप दूसरे चीज में कर लगा दिए। इंस्पेक्टर आया, आपके यहाँ इंस्पेक्शन किया, वार्निंग देगा, नहीं हो उसका तो पुलिस केस करेगा आपके ऊपर, क्योंकि बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक है। राष्ट्रीयकृत बैंक का पैसा मतलब सरकार का पैसा, सरकार का पैसा का मतलब क्या हो गया कि उसको आप अगर मिसयूज कीजिएगा तो यू विल बी पनिश्ड। प्रत्यक्ष कार्रवाई सट्टेबाज से वो आपको नहीं देना है। पटना शहर में आए हैं, अगर मान लीजिए नया नया
रह रहे हैं हॉस्टल में, एकदम केयरफुल रहिए। साल भर के बाद आप सब चीज समझने लगिएगा। नया आदमी जो आता है वो धोखा खा जाता है। हॉस्टल कैसा है, क्वालिटी कैसा है, खाना कैसा है, हम लोग को बताते रहता है कि भोजन कैसा देता है। उसका तो ड्यूटी है कि हर तरह से उसको प्रोटेक्ट करे। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई का मतलब हुआ कि अगर आप जिस काम के लिए लोन लिए हैं और वो काम नहीं हो रहा है, तो आरबीआई जो है वो व्यक्ति को नहीं पकड़ेगा, आरबीआई बैंक को पकड़ेगा और बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर देगा। पुलिस केस चलेगा, जेल जाएगा, वो तो अलग होगा, बैंक को लाइसेंस रद्द कर देगा। अगर वो कहे हुई है कि आपको सट्टेबाज को नहीं देना। हर्षद मेहता नाम का एक सट्टेबाज था, वो अरबों खरबों रुपया का घोटाला कर दे। पहला घोटाला उसी का नीरव मोदी के पहले का केस है, 15 साल 20 साल पहले का केस। तो कहता है प्रत्यक्ष कार्रवाई कि जिस काम के लिए ऋण नहीं देना है, अगर वाणिज्य बैंक उस कार्य के लिए ऋण देती है, तब इसके लिए आरबीआई दंड देगी। वाणिज्य बैंक को। इसके लिए दंड देगी वाणिज्य बैंक को और उसका लाइसेंस रद्द कर देगी। इसी को डायरेक्ट एक्शन, इसी को डायरेक्ट एक्शन कहा जाता है। लिख लिए? जी सर, जी सर। लिखिए। जी सर। जी सर। पांचवा क्या कौन पॉइंट था? 5वां पॉइंट होगा। पांचवा पॉइंट है कंट्रोल ऑन कंज्यूमर्स क्रेडिट। कंट्रोल ऑन कंज्यूमर्स क्रेडिट का हिंदी हो गया कि क्रेता साख पर नियंत्रण। आजकल बैंक में कार खरीदने के अलावा आपको
सोफा सेट खरीदने के लिए, टीवी खरीदने के लिए, स्टीरियो खरीदने के लिए, गीजर खरीदने के लिए, इस सब के लिए ऋण की व्यवस्था है। और इस तरह के ऋण को कहा जाता है कंज्यूमर्स क्रेडिट। जेवर खरीदने के लिए, गहना खरीदने के लिए, उपभोक्ता साख बैंक, उपभोक्ता साख बैंक, उन सभी घरेलू जरूरत के लिए देगी। जैसे सोफा सेट, जेवर सेट, एसी, फ्रिज आदि। इस पर नियंत्रण रहेगा कि एक साथ सभी चीजों के लिए एक ही क्रेता को ऋण नहीं दे, बल्कि अलग अलग क्रेताओं को एक वस्तु खरीदने के लिए ऋण दे। किसी को उपभोक्ता साख नियंत्रण इसी को उपभोक्ता साख नियंत्रण कहा जाता है। सबको एक एक को देगा, 10 को कस्टमर को, तो इसमें गड़बड़ी का चांस कम है। और एक ही को सब चीज अलॉट कर देगा आगे के बाद चला, तो उसको पनिशमेंट हो जाएगा उस ब्रांच को। इसलिए ऊपर से ऑर्डर रहता है कि कंट्रोल ऑन कंज्यूमर्स क्रेडिट। एक सामान दीजिए, एसी दे दीजिए, फिर आवेगा तो फ्रिज दीजिएगा, फिर आवेगा, वो पिछला सधाते रहेगा, नया लेते रहेगा, वो व्यापार हुआ। और सारा चीज उसको दे दीजिए, उसको गए वहां तो देखे कि वो किराया के मकान से भागा हुआ है, ये नहीं। और इस तरह का बहुत तरह का चलता है कि मकान बड़ा सा ले लिया, कहाँ रहते हैं तो इस मकान में रहते हैं, उस मकान को देख के ही बैंक वाला को लगा कि भाई तो बहुत
अच्छा कस्टमर है। तो इस तरीके से घोटाला नहीं हो। तो ये 5वां पॉइंट होगा। ये पांचों पॉइंट जो है वो गुणात्मक विधि है, लेकिन एक वर्ड है चयनात्मक। तो चयनात्मक जो होता है, चयनात्मक नियंत्रण सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल जो है, अगर मान लीजिए आपसे इंटरव्यू में पूछ दिया चयनात्मक और गुणात्मक में क्या अंतर है, तो आप बताइए कि चयनात्मक जो है वो अनाज का बाजार, जिसको गल्ला बाजार कहते हैं, और सट्टा बाजार, इस दो में अगर ऋण की बात होती है तो चयनात्मक। अब बाकी जो 5 आइटम आपको बताया गया, नैतिक दबाव देगा, डायरेक्शन देगा, डायरेक्ट एक्शन करेगा, ये सब कहलाएगा गुणात्मक। लेकिन गुणात्मक और चयनात्मक में बेसिक अंतर यही है कि चयनात्मक में 2 ही आइटम दिया जाता है। तो छठा हो जाएगा आपको, उसको बोला जाएगा गल्ला बाजार। गल्ला बाजार गल्ला बाजार को अंग्रेजी में कहा जाता है प्रोड्यूस एक्सचेंज। अब जैसे पंजाब में देखिएगा, ट्रक का ट्रक जो है गेहूं उतर रहा है मंडी, तो कटनी होगा, अभी उतरेगा। अब उसको खरीदने के लिए पैसा चाहिए, तो बहुत बैंक से कर्ज लेके खरीदता है, तो उसको कहा जाता है गल्ला बाजार में अनाज की खरीद के लिए ऋण लेना। बैंक से ऋण लिया, अनाज खरीदा, फिर अनाज दूसरी जगह बेचा, ऋण को चुका दिया, जो डिफरेंस कमाया उसका प्रॉफिट हो गया। अब सोचो कि बिहार में 1200 रुपये अगर रेट है, तो पंजाब में पहुंच जाएगा वही ट्रक में लेकर के, तो वहां 1800 रुपये रेट। जिसको लड़की की शादी करनी है, लड़की को पढ़ाना है, लड़का को पढ़ाना है, घर का खर्च है, तो इमीडिएट यही बेच दिया 1200। जब कौन वहां लेके जाए पंजाब में बेचने। अब व्यापारी सब क्या है कि सबसे 1000-1200 में खरीद लिया, अब पूरा लादा ट्रक पर, पूरा 1 ट्रक 2 ट्रक 3 ट्रक लेके पहुंच गया वहां पंजाब हरियाणा में। वहां गया तो उसको एमएसपी रेट पर मिलता है, एमएसपी रेट 1800 है, तो 1800 उसको मिला। तो यहाँ खरीदा 1200 में, और कुछ भाड़ा लगा ले जाने में, और वहां भी गया 1800 में। तो इस तरीके से किसान का शोषण हो जाता है। गरीब किसान है उसका शोषण हो जाता है। तो गल्ला है, गल्ला बाजार, लल्ला और गल्ला। लल्ला माने क्या होता है, परिवार नहीं हो जाए लल्ला। तो गल्ला ज्यादा लल्ला कम। हमारे देश में उल्टे हो गया कि लल्ला ज्यादा और गल्ला कम, तो भूखमरी हो रहा है। लेकिन हरित क्रांति का कहिए कि आज हमारे यहाँ इतना अनाज उत्पन्न हो रहा है कि रखने का जगह नहीं। तो गल्ला बाजार में, प्रोड्यूस एक्सचेंज में आरबीआई का निर्देशन रहता है कि किसानों से अनाज क्रय करने के लिए
गल्ला बाजार में ऋण बांटा गया। इसे चयनात्मक नियंत्रण, इसे चयनात्मक नियंत्रण कहते हैं। और सातवां है जिसे गल्ला बाजार होता है, उसे शेयर बाजार होता है। तो ये भी सब चयनात्मक नियंत्रण में ही ना आ जाएगा, गल्ला बाजार, शेयर बाजार, पॉइंट। गल्ला बाजार और शेयर बाजार ये दो चयनात्मक रहता है। शेयर बाजार तो बोलते हैं शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट जो है आरबीआई का निर्देशन कहता है कि सट्टेबाजी करने वालों को ऋण नहीं दे, किंतु आईपीओ मतलब क्या होता है? आईपीओ का मतलब क्या? पत्र जैसा होता है सर, जैसे ये रहता है ना वो डिबेंचर की तरह होता है। नहीं जानती हो तो उल्टा सीधा नहीं बोलो, प्रोफेसर की बॉन्ड पेपर की तरह आईपीओ होता है ना सर। आईपीओ का मतलब क्या हुआ? आई का मतलब क्या हुआ? नहीं पता है सर। मैं बोलोगी? नहीं इसका अंग्रेजी में आई का मतलब मैं होता है। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ का मतलब क्या हुआ? इनिशियल पब्लिक ऑफिस। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ऑफरिंग। मान लीजिए कि नया कोई फैक्ट्री खुल रहा है, नया फैक्ट्री एकदम फ्रेश, तो पहली बार जो उसका शेयर बिकेगा वो आईपीओ कहलाएगा। नया फर्म खुलता रहता है ना, नया फैक्ट्री खुलता है, नया कंपनी खुलता है, तो नया कंपनी खुलता है तो अपना शेयर बाजार में बेचता है और उससे उसको 500 करोड़ रुपया आ जाता है। और 500 रुपया जो उसको आता है वो कहां से आता है? जितना व्यापारी शेयर में लगाने वाला जो उद्यमी होता है वो उसको खरीदता है। जी। शेयर खरीदने वाला आदमी जो है वो दो तरह का शेयर खरीदता है। एक शेयर खरीदता है जो फ्रेश है, नया, और दूसरा शेयर कौन होता है? बिका हुआ शेयर, पुराना शेयर। तो तुम देखोगी बाजार में जो पुराना शेयर है उसको लोग खरीदता है, बेचता है, खरीदता है, बेचता है, तो उसे कहा जाता है कि शेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं। लेकिन आईपीओ है कि पहली बार जो बिक रहा है नया फैक्ट्री, तो किसको प्रोत्साहन देना चाहिए? नया फैक्ट्री वाले को
कि बिका हुआ पुराना है उसी का खरीद बिक्री कर उसको पैसा देना। नया नया वाला वाले को देना चाहिए, IPO इसलिए को देना चाहिए। आरबीआई कहती है कि शेयर खरीदने वाले को आप कर्जा दे सकते हैं, बशर्ते कि वो शेयर खरीद के वैसे शेयर को खरीदे जो आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हो, पहली बार बाजार में शेयर आया हो। अब जैसे इसको ऐसे सोचो कि बाजार फ्लैट 5 को फ्लैट बना, तो 5 फ्लैट बिक गया, तो इस 5 फ्लैट को खरीदने के लिए बैंक लोन दे देगी। अब वो क्या किया कि अपने फ्लैट को खरीद लिया, अब बाद में उस फ्लैट को बेच दिया। तो बॉम्बे इस समय जाओगे तो फ्लैट बराबर बिकता रहता है, खरीदता रहता है, और जो पहले पैसा लगाया वो लगाया मान लीजिए फ्लैट में 10 लाख रुपया, अब बिक के हो उसको मिल के हो गया 12 लाख, फिर अगला बेचा तो उसको 14 लाख। इस तरह से वो खरीद बिक्री होता रहता है, बिका हुआ चीज बिकता है। शेयर एक बार बिक गया, फिर दोबारा बिका, तिबारा बिका, और तुम टीवी में देखोगी शेयर बाजार का चित्र दिखाएगा, सब बैठा हुआ है कंप्यूटर लेकर के, किसका रेट बढ़ रहा है किसका रेट घट रहा है, उसके अनुसार खरीद बिक्री होता है। इसको कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। शेयर बिकने का 2 बाजार होता है, एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट का मतलब हुआ कि नया शेयर, नया कंपनी, नया फैक्ट्री, उसको आईपीओ कहते हैं। आईपीओ खरीदने के लिए आरबीआई कहती कि दीजिए उसको, आईपीओ दीजिएगा, वो खरीदेगा तो नया फैक्ट्री देश में खुलेगा। लेकिन उसको नहीं दे करके आप खाली दे रहे हैं पुराना जो फैक्ट्री खुला हुआ ऑलरेडी उसके शेयर को, उस पर वो प्रतिबंध लगाती है सट्टेबाजी के लिए। तो किंतु आईपीओ खरीदने के लिए ऋण देने के लिए प्रोत्साहन देती है। किंतु पुराने शेयर की पुनः खरीद बिक्री को ऋण नहीं देने के लिए कहेगी, नहीं देने के लिए कहेगी। सट्टेबाजी, इसे कहते हैं सट्टेबाजी। सट्टेबाजी के लिए ऋण नहीं दो, नहीं दें, वो निर्देशन ऊपर से देगी। कोई भी बाजार में आईपीओ आ रहा है, इसका मतलब कि नया फैक्ट्री खुलने जा रहा है, उसके लिए आप ऋण दीजिए। लेकिन पुराना ऋण फैक्ट्री का शेयर खरीद बिक्री के लिए अपना पैसा मत फंसाइए, अपना पैसा दीजिए फ्रेश को। तो इस प्रकार ये इस 2 को चयनात्मक नियंत्रण कहते हैं। परीक्षा में अगर आ गया चयनात्मक नियंत्रण तो पहले यही दोनों लिखिएगा, उलट दीजिएगा, क्वालिटेटिव को नीचे ले जाइएगा। जी सर। क्वालिटेटिव पूछेगा तो पूरा लिख करके तब ये दोनों लिखिएगा। दैट्स ऑल। ये परिमाणात्मक विधि और गुणात्मक विधि या चयनात्मक विधि में सबसे ज्यादा प्रभावी तो परिमाणात्मक विधि ही ना हो जाएगा? नेचुरल। प्रभावी अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा प्रभावी कौन होता है? प्रभावी चयनात्मक भी होता है,
गल्ला और शेयर दो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। पूरा देश इसी दो पर निर्भर करता है। गल्ला और शेयर तो जो यदि है अगर पूछा जाए कि कौन प्रभावी है, तो ये चयनात्मक वाला ही देन है ना। हाँ, चयनात्मक तो ही ना है। गुड गेन मार्केट तो प्रोड्यूस एक्सचेंज, शेयर मार्केट शेयर एक्सचेंज। तो दोनों में कौन महत्वपूर्ण है? तो बोलोगे कि ज्यादा दोनों में महत्वपूर्ण है ये सेलेक्टिव, शेयर मार्केट। ताकि इसमें फुसलाने वाला बात नहीं है। क्वालिटेटिव में तो मोरल कह रहा है, मोरल सुएसन प्रेरणा दे रहा है, नीरव मोदी लेके भाग चला। तो प्रेरणा वाला असर चयनात्मक में तो एकदम ऑर्डर देगा कि नहीं देना है, आईपीओ को देना है, गल्ला खरीदने के लिए देना है। अब गल्ला खरीद रहा है तो कोई कंपनी खरीद रहा है, आशीर्वाद आटा का नाम सुनी हो ना? जी सर। आशीर्वाद कंपनी जो है वो गेहूं खरीदता है, गेहूं से आटा बनाता है। तो आशीर्वाद कंपनी आपको 20 करोड़ रुपया कर्जा मांग रही थी, दे दीजिए उसको, क्योंकि अभी गेहूं का कटनी होगा, वो गेहूं खरीद के अपने स्टॉक में रखे। हम इसलिए जोर दे रहे हैं कि जब आपका रिटन टेस्ट ऑनलाइन होगा तो उसमें आप ही नहीं कहिएगा कि हमको पहले काहे नहीं कर। जो रीराइट करने के लिए क्यों कहते हैं? रीराइट करते करते आपको एक आदत हो जाएगा। तब 30 मिनट कहेंगे कि लिखिए, तब बैठ के लिख लीजिए, ये आपके हित में। और वो एक दिन में नहीं होगा, ये प्रवृत्ति चेंज नहीं होता है, रोज 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 कहते हैं। इसलिए हर आदमी जो है इसको रीराइट करके हमको भेजिएगा। दैट्स ऑल। प्रणाम सर। प्रणाम सर। रहिए। अब प्रिया प्रणाम करे कि नहीं, तो गुस्सा नहीं होगी, तुम तो कम्पीट करोगी, डेविएशन नहीं हो जाए तुम्हारा। जो प्रतिद्वंदी सब जो है, रूममेट सब है, उसको भीतर में मिर्ची लगेगा जब तुम बोलने लगोगी। लगेगा कि नहीं सोनी? जी सर। अच्छा, ये हॉस्टल में इसके बगल वाला जो है वो ये जब पढ़ते रहती तो डिस्टर्ब करती है, इसका चेहरा बार बार परिवर्तित होता रहता है। ये समझदार है, वीडियो ऑफ कर देगी तो हम नहीं देख पाएंगे, हम देखते हैं। और इंटेलिजेंट है, इतना बार परीक्षा दे चुकी है, इसलिए बचना है। राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर होगा, और सुनने में हंसने ही सा बात लगता है, न स्कूल पढ़ा न कॉलेज पढ़ा, सीधे प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट। देखिए बोल चाल क्या है। तो इसलिए तुम गुस्सा नहीं होना, तुमको हम लक्ष्य करके नहीं बोले, हम सबको नहीं बोले। सर, आप तो सही बोल रहे हैं। तंग करती है इसका रूममेट। अब नहीं सर, रूममेट तंग नहीं करती है, बाहर से आवाज आती है। बाहर से आवाज आता है, यहाँ आवाजों में तो खबर में वो शिव चर्चा चलता है। बाप रे बाप, एक घर में होगा, उसके बगल वाला घर में होगा, उसके बगल वाला घर में होगा, ग्रुप है पूरा। अब कुछ बोल भी नहीं सकता है, तो रहता है प्रॉब्लम।